प्रीवियसली इन एगोन द थर्ड अंडर द रीजेंट सागा, लैड्स ने बराथियन आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के बाद में डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ और कुछ ही दिनों के बाद में किंग्स लैंडिंग में आया लॉर्ड क्रेगन स्टार्क ऑफ विंटरफेल, जिसके आते ही शुरू हुआ आवर ऑफ द वुल्फ। वैसे तो क्रेगन स्टार्क ब्लैक सपोर्टर है और वो अपने ब्लैक क्वीन रेनिरा के मौत का बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने अपने दोस्त जसेरिस को जुबान दी थी कि वो किंग्स लैंडिंग में आके ब्लैक्स को जरूर मदद करेगा। पूरा वॉर खत्म होने के बाद क्रेगन स्टार्क अभी किंग्स लैंडिंग में आया और वो लेट जरूर हुआ था, बट वो आया जरूर। अब उसके आने पर सभी को ऐसा लगा कि वो खुश रहेगा, क्योंकि वॉर तो खत्म हो गया है और एगोन द थर्ड और जहेरा की शादी फिक्स कराई गई है। बट ऑनरेबल लॉर्ड क्रेगन स्टार्क खुश नहीं था और उसे अभी बदला लेना था एगोन द सेकंड के मौत का, क्योंकि उसे एगोन द सेकंड को पॉइजन पिलाकर मारा गया चीज पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसे जहर देके मारना मतलब एक कायर का काम होता है, ये काम ऑनरेबल नहीं, ऐसा उसे लगा। तो इसीलिए लॉर्ड क्रेगन स्टार्क ने कॉर्लिस वेलेरियन, सर गाइल्स बेलग्रेव, ग्रैंड मास्टर ओरवाइल, लैरी स्ट्रॉन्ग, सर पर्किन द फ्ली और कई सारे मेन एटाम्स जो एगोन द सेकंड को जहर पिलाकर मारने के साजिश में शामिल थे, उन सभी को मौत की सजा सुनाई। अभी वैसे तो बाकी सब मारे जाते हैं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं थे, बट बूढ़े लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को रिस्पेक्ट करने वाले, उन्हें चाहने वाले कई सारे लोग इस समय पर रेड कीप में थे, इंक्लूडिंग रेना, बेला और खुद एगोन द थर्ड। तो उन तीनों ने भी क्रेगन स्टार्क को मनाया कि लॉर्ड कॉर्लिस को माफ किया जाए, बट फाइनली ब्लैक एली के कहने पर क्रेगन को एहसास होता है कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को मौत की सजा देना ये उसका गलत डिसीजन है, तो इसीलिए वो लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को माफ करता है। बट बाकी सभी को वो एक एक करके मारने के लिए निकलने ही वाला था, बट पर्किन द फ्ली, ओरवाइल और बाकी सभी मेन एटाम्स नाइट्स वॉच में भेजने की गुजारिश करते हैं। वो उनका आखिरी ख्वाहिश होता है जिसे क्रेगन स्टार्क मानता है और उन्हें वो वॉल पे भेज देता है। कुछ टाइम के बाद में उन सबको एक एक करके वॉल पे भेजा भी गया, बट अचानक से ग्रैंड मास्टर ओरवाइल एक शिप में से गायब होते हैं। वो एग्जैक्टली कहां पर गए किसी को पता नहीं। इवेंचुअली जब जजमेंट ऑफ द वुल्फ का दिन आता है, तभी उस दिन सिर्फ और सिर्फ लैरी स्ट्रॉन्ग और सर गाइल्स बेलग्रेव को मौत की सजा दी गई। ये जजमेंट ऑफ द वुल्फ होने के बाद में लॉर्ड क्रेगन स्टार्क का किंग्स लैंडिंग में काम खत्म हो गया था और वो नॉर्थ चला जाता है अपने प्यार ब्लैक एली, एलिसन ब्लैकवुड के साथ में। बट वैसे जाने के पहले क्रेगन स्टार्क एगोन द यंगर को ऑफिशियली किंग एगोन द थर्ड बनते हुए देखता है और उसका बाल विवाह छोटे प्रिंसेस जहेरे के साथ में भी उसने करवाया। वो सभी चीजों को क्रेगन स्टार्क अटेंड करता है। इस शादी में ब्लैक्स के साइड में एक छोटा किंग था एगोन द थर्ड और ग्रीन्स के साइड की छोटी क्वीन थी क्वीन जहेरा। इसी फेमस शादी के वजह से एक टूटा हुआ रेल्म एक होता है। सभी लोग किंग एगोन द थर्ड को मानने लगे। इसके बाद में क्रेगन नॉर्थ को निकलने ही वाला था, बट उसके पहले भी वो और एक इम्पोर्टेंट काम करता है लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के मदद से, और ये काम था 7 लॉर्ड्स के रीजेंट काउंसिल को बनाना। अभी एगोन द थर्ड सिर्फ 11 ईयर ओल्ड होने के वजह से अगले 5 इयर्स तक एगोन ऑफिशियली आयरन थ्रोन पे बैठ के रूल नहीं कर सकता था, क्योंकि एगोन द कॉन्करर के एगोन्स लॉ के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर ओल्ड पर्सन ही आयरन थ्रोन के गद्दी पे बैठ सकता है। तो इसीलिए अगले 5 सालों तक काउंसिल ऑफ रीजेंट्स बराबर से राज कारोबार को संभालेगा। तो ये सातों भी काफी पावरफुल लॉर्ड्स जरूर थे, बट इन सातों में कुछ ग्रीन्स के तरफ के लॉर्ड्स भी होना जरूरी था, क्योंकि रेल्म को जोड़ने के लिए ब्लैक्स के साथ साथ ही ग्रीन्स होने चाहिए, ऐसी ही सबकी गुजारिश थी। और इसी वजह से लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर को इस काउंसिल में लिया जाता है। और टाइलैंड लैनिस्टर मतलब एकदम शातिर इंसान। वो जैसे ही इस काउंसिल में काम करने लगते हैं तो अगले 1.5 सालों तक वो एकदम आसानी से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एंटायर रेल्म बनते हैं, और वो अपने हिसाब से बराबर से पूरे वेस्टेरोस को और किंग्स लैंडिंग को डेवलप करने लगे। इसी बीच में उनका और एगोन द थर्ड का एक अनोखा फ्रेंडशिप भी क्रिएट होता है। बट इसी टाइम पीरियड में किंग एगोन द थर्ड खुद और उसकी छोटी क्वीन जहेरा, ये दोनों भी काफी सैड रहने लगते हैं, क्योंकि उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस बहुत ही ट्रॉमेटिक रहे थे। इस पूरे टाइम पीरियड में जहेरा एकदम ही शांत रहती, वो एकदम सैड रहती। तो दूसरे तरफ किंग एगोन द थर्ड का अगर कोई दोस्त था तो वो था छोटा गेमॉन पेल हेयर। इन सभी हालातों को देख के मशरूम भी बहुत सैड होता। उसे भी लगता कि वो उन दोनों को जो भी हंसाने की कोशिश करता उसका कभी भी यूज ही नहीं होता।
सो इस टाइम पीरियड में बेसिकली हुडेड हैंड टाइलन लैनिस्टर एक लेजेंड बन के उभर के आए, बट इसी बीच में देन हमने देखा कि एसोस में ट्रायर्की का अलायंस एक झटके में खत्म हुआ क्योंकि शराको लोहार का मर्डर हो गया। जैसे ही शराको का मर्डर होता है तो मीर वालों को लगा कि लीस वालों ने और टायरोश वालों ने उसे मरवाया। टायरोश और लीस को ऐसे इल्जाम पसंद नहीं आए और उनके बीच में जो भी एक छोटा कोल्ड वॉर शुरू था बैटल ऑफ द गलेट में बुरी तरीके से हारने के बाद में, वो कोल्ड वॉर अचानक से हॉट वॉर में बदल गया और शुरू हुआ डॉटर्स वॉर इन एसोस, जिसमें पुराने साथी लीस, मीर और टायरोश के सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। इसी डॉटर्स वॉर में टायरोश ने रकालियो रेंडुन को स्टेप स्टोन्स पर हमला करने के लिए भेजा, तो भाई साहब रकालियो ने वो जीता जरूर, बट उसने वो स्टेपस्टोन्स के आइलैंड टायरोश को सौंपने के अलावा उसने अपने आप को ही वहां का किंग करके डिक्लेयर कर दिया और किंग रकालियो रिंडुन इस समय पर स्टेपस्टोन्स में अभी रूल करने लगा। तो ये रहे अब तक के 7 एपिसोड्स का रिकैप इन एगोन द थर्ड अंडर द रीजेंट सागा। अभी हम चलते हैं एपिसोड 8 में। Really, I never. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? हुडेड हैंड टाइलन लैनिस्टर, लियोइन कॉर्ब्रे और एक्सपीरियंस कॉर्लिस वेलेरियन के लीडरशिप में किंग एगोन द थर्ड के काउंसिल ऑफ रीजेंट्स ने पिछले 8 महीनों में बहुत ही बेहतरीन काम किया था। 131 एसी का साल अभी खत्म हो गया था और अभी 132 एसी का साल आ गया और इस साल में बॉय किंग एगोन ने काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने शुरू किए। अभी ये काउंसिल ऑफ रीजेंट्स बन के यही कुछ 8 से 9 ही महीने हो गए थे, उनको बन के 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और इसी में इस काउंसिल में से पहली विकेट गिर गई। तो 132 एसी के शुरुआत में काफी विंटर पूरे वेस्टरोस में अभी फैलने लगा था, सब जगह पर ठंड पड़ने लग गई थी बिकॉज विंटर वॉज हियर। तो उसी वजह से वेल के वादियों में बसे हुए कुछ माउंटेन ऑफ द मून के डेंजरस क्लैंस ने कई जगहों पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। ये माउंटेन ऑफ द मून के डेंजरस क्लैंस एकदम ही आदमखोर इंसान होते हैं और वो वेल के एरिया के जो भी छोटे मोटे टाउन्स विलेजेस वगैरह होते हैं वहां पर रेड्स मार के उनका खाना वगैरह चुराने लग गए। कई बार तो उन्होंने कुछ लोगों को मारना वगैरह भी शुरू कर दिया और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम वेल में क्रिएट हो गया। तो इन वेल के सभी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड खबरें स्मॉल काउंसिल को भी पता चलती है और वो सब सुन के मेडन ऑफ द वेल जेन एरिन ने एक डिफिकल्ट फैसला लिया, दैट इज टू रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट इन काउंसिल ऑफ रीजेंट्स। लेडी जेन एरिन पूरे वेल को संभालने वाली सबसे इंपॉर्टेंट औरत होती है और वो ऐसे किंग्स लैंडिंग में बैठे बैठे वेल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। अगर जेन एरिन को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसे अपने तख्त यानी ईरी में जाके ही सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए मेडन ऑफ द वेल जेन एरिन किंग एगोन द थर्ड को मिलती है और उसे बताती है कि उसे ईरी जाना होगा। बॉय किंग एगोन द थर्ड और पूरा काउंसिल ऑफ रीजेंट्स इस इस्तीफे को एक्सेप्ट करते हैं एंड जस्ट लाइक दैट जेन एरिन अपने कैसल ईरी में वापस लौट गई। लेडी जेन एरिन को जाके यही कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ था कि बस कुछ ही टाइम के बाद में वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स लॉर्ड कैरन को भी सुनने मिले। रेड किप में काउंसिल ऑफ रीजेंट्स को पता चलता है कि लॉर्ड कैरन का जहां पे कैसल है उस कैसल के आसपास यानी डॉर्निश मार्चेस में कुछ पुराने वल्चर किंग के सपोर्टर्स ने वापस लूट मार मचाना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके पास भी खाने के लिए कमी हो गई है बिकॉज ऑफ द विंटर। तो वो साउथ में डॉर्निश मार्चेस में शुरू हुए प्रॉब्लम्स ऐसे किंग्स लैंडिंग में बैठ के लॉर्ड कैरन सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसीलिए लॉर्ड कैरन ने भी अपने कैसल नाइट सॉन्ग को जाने का फैसला लिया और उन्होंने भी अपना इस्तीफा काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में दे दिया। तो इस तरीके से जेन एरिन और रॉइस कैरन के ऐसे एकदम बैक टू बैक सिर्फ 2 महीनों में निकलने के वजह से अभी काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में सिर्फ 5 ही रीजेंट्स बाकी रहे। बट देन और 1.5 महीने के बाद में सिर्फ 4 ही रीजेंट्स बचे काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में बिकॉज 6th day of the third moon of 132 AC, which basically means March 6th of 132 AC, पूरे रेल्म ने एक बहुत ही सैड न्यूज सुनी एंड दैट इज
79 ईयर ओल्ड लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन का देहांत हो गया। तो लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन वैसे 79 ईयर ओल्ड थे, ऑलमोस्ट 80 बन चुके थे, बट ऐसा नहीं था कि वो एकदम ही बेड रिडन थे, उन्हें यहाँ वहां पर चलना नहीं आता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी भी उनके उम्र के हिसाब से काफी स्ट्रांग थे, बट एक रात अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि कॉर्लिस वेलारियन का देहांत हुआ। तो 6th डे ऑफ 3rd मून ऑफ 132 AC के दिन पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन अपना स्मॉल काउंसिल का काम निपटाकर रेड कीप के सर्पेंटाइन स्टेप्स पे से अपने रूम के तरफ जा रहे थे। बट जैसे ही वो सर्पेंटाइन स्टेप्स के कुछ ही स्टेप्स चढ़ते हैं, तब अचानक उन्हें स्टेप्स पर ही एक बहुत ही जोर का हार्ट अटैक आया और वो वही के वही गिर गए। जैसे ही लॉर्ड कॉर्लिस वहां पर गिर गए तो वहां पर क्विकली ग्रैंड मास्टर मनकन को लाया गया और ग्रैंड मास्टर मनकन ने बस कुछ ही मिनट्स चेक करने के बाद में ऐलान कर दिया कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन का दुखद देहांत हो गया है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर अलविदा करेंगे इजीली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर का कैरेक्टर एंड ओवरऑल एक्चुअली पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन के लोर, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर को हम यहाँ पे अलविदा करेंगे। हमने जाना कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन की कहानी कितनी लेजेंडरी रही। उन्होंने अपने जीते जी 4 अलग अलग टारगेरियन किंग्स और एक क्वीन को भी एडवाइस किया। लॉर्ड कॉर्लिस ने अपने लेजेंडरी 9 वॉयजेस में ही सेल्ड टू द ends of the earth and he raised House Velaryon to unprecedented levels of wealth and power। उन्हीं के legendary 9 voyages के वजह से House Velaryon की जो power थी, उनके पास में जो पैसा था, वो literally Targaryens, Tyrells, Hightowers और even Lannister से भी ज्यादा हो गया था। उनका अंदाज इतना डैशिंग था कि उन्होंने एक टारगेरियन प्रिंसेस के साथ में शादी की, जो एक्चुअली पूरे 7 किंगडम्स की क्वीन बननी चाहिए थी। लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन और रेनिस टारगेरियन के जो बच्चे हुए वो एक्चुअली ड्रैगन राइडर्स बने। अपने जीते जी लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ने ड्रिफ्टमार्क के आइलैंड को एकदम पूरी तरीके से बदल दिया और वेस्टेरोस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्टर्न कोस्ट का आइलैंड भी बनाया। इन द टाइम्स ऑफ वॉर कॉर्लिस वेलारियन का विजडम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। तो जैसे ही लेजेंडरी लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन का देहांत होता है तो टाइलैंड लैनिस्टर ने पूरे वेस्टेरोस और इवन एसोस में कई जगहों पर रेवंस भेजे, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन एसोस में भी कई सारे जगहों पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के कॉन्टैक्ट्स थे, उनको मानने वाले लोग थे। लॉर्ड कॉर्लिस की मौत होने के बाद में अगले 7 दिनों तक उनके डेड बॉडी को रेड कीप में ही एक जगह पे रखा गया था साइलेंट सिस्टर्स के केयर में, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लॉर्ड कॉर्लिस के डेड बॉडी का ख्याल रखा। लॉर्ड कॉर्लिस का डेड बॉडी रेड कीप में आयरन थ्रोन के जस्ट नीचे एक जगह पे रखा गया था, ताकि सभी किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक उनके आखिरी दर्शन ले सके और उनको रिस्पेक्ट दे सके। इन 7 दिनों में लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के आखिरी दर्शन लेने के लिए पूरे किंग्स लैंडिंग में से हर दिन 24/7 लोग आते ही रहे। किंग्स लैंडिंग और वेस्टेरोस की जनता लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उसी वजह से एक कंटिन्यूअस लाइन लगी थी उनके दर्शन के लिए। तो ऐसे ही 7 दिनों तक रेड कीप में रखे गए डेड बॉडी को लोग देखने आते हैं, उनके बॉडी पे फूल रखते हैं, अपने रिस्पेक्ट्स देते हैं, अपने ट्रिब्यूट देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे ही 7 दिनों तक चला और 7 दिनों के बाद में लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के डेड बॉडी को लेके जाने के लिए आती है उनकी एक्स लवर कैप्टन मरिल्डा ऑफ हल। तो यहाँ पर मरिल्डा अपने मरमेड्स किस नाम के एक शिप से ड्रिफ्टमार्क से यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में आती है और उसके साथ साथ ही इसी शिप में होता है उसका बेटा एलिन, जो कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन का भी एक एक्चुअली बास्टर्ड बेटा है, बट जिसे वेस्टेरोस में सभी को बताया गया था कि कॉर्लिस वेलारियन का वो ग्रैंडसन है, उनका पोता है। बट ऐसा नहीं था, ये एलिन एक्चुअली कॉर्लिस वेलारियन का बेटा ही होता है। तो एलिन अपने माँ मरिल्डा को यहाँ पे सहारा देता है और अपने पिता लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन के डेड बॉडी को लेके डायरेक्टली जाता है ड्रिफ्टमार्क पे, जहाँ पे उनके फाइनल अंतिम संस्कार होने थे।
तो यही कुछ 2 दिनों के बाद में ड्रिफ्ट मार्क पर मरमेड्स की शिप आती है जिसमें एलिन मरिल्डा और डेड बॉडी ऑफ कॉर्लिस वैलेरियन थी। और जैसे ही ये शिप ड्रिफ्ट मार्क पर पहुंची तभी वहां पर एक अजूबा हो गया था। ड्रिफ्ट मार्क के आइलैंड के आजू बाजू में ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा शिप्स आ गए थे। वेस्टरोस के वहां पे कई सारे लोग जरूर आए थे, बट पूरे नोन वर्ल्ड के कई सारे अलग अलग रीजन्स में से कुछ बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाले लोग वहां पर आ गए। टाइलैंड लैनिस्टर के रेवंस वगैरह भेजते ही पूरे नोन वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स में इंपॉर्टेंट बंदरगाह पे ये खबर पहुंच गई थी कि लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन की मौत हो गई है और उनके अंतिम संस्कार ड्रिफ्ट मार्क पे होंगे। तो जैसे ही ये खबर लैनिस्पोर्ट, व्हाइट हार्बर और कई सारे बाकी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज ऑफ वेस्टरोस में पता चलती है और एसोस के भी सिटीज ब्रावोस, पेंटोस, लीस, मीर, टायरोस और इवन वोलांटिस में वगैरह ये सब चीजें पता चलती है, तो वहां से कई सारे लोग ड्रिफ्ट मार्क पे पहुंचे। उन सभी ने एकदम फास्टेस्ट जहाज अपने फ्लीट में से यूज किए, बट वो आए ड्रिफ्ट मार्क पे ताकि वो लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन को एक आखिरी बार ट्रिब्यूट दे सके। वेस्टेरोस और किंग्स लैंडिंग के पॉलिटिक्स में घुल मिलने के पहले लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन एक बहुत ही बैड एस सेलर, एक बहुत ही डेडली कैप्टन रह चुके थे और उनके शिप सी स्नेक से उन्होंने पूरे नोन वर्ल्ड के सीज का चप्पा चप्पा छान मारा था। एज अ कैप्टन ऑफ सी स्नेक शिप लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन पूरे नोन वर्ल्ड में इतने मशहूर हो गए थे, उन्होंने इतने कनेक्शन बना लिए थे कि यहाँ पर आज ड्रिफ्ट मार्क पे हजारों लोग उनको एक आखिरी ट्रिब्यूट देने के लिए आ गए। इसमें कई सारे पायरेट्स भी शामिल थे जो एक जमाने में लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन के दोस्त हुआ करते। अभी ये तो सिर्फ लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन का एक फ्यूनरल था, बट वेस्टेरोस के इतिहास में लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन के फ्यूनरल जितना बड़ा इवेंट एकदम रेयरली हुआ। कई मेस्टर्स ने लिखा है कि ये फ्यूनरल का इवेंट इतना बड़ा था कि इसके सामने अगर कोई इवेंट दूसरे आते हैं तो वो है लेजेंडरी गोल्डन वेडिंग और दूसरा है ओल्ड किंग जहेरिस का फ्यूनरल। तो इवेंचुअली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन के डेड बॉडी को एकदम अच्छे से अंतिम संस्कार दिए जाएंगे। तो इस अंतिम संस्कार के तहत लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन के डेड बॉडी को उनके शिप सी स्नेक में रखा जाता है और उस सी स्नेक के जहाज को थोड़ा पानी में अंदर जाके डुबाया जाता है। तो इस इवेंट के तहत ऑलमोस्ट 200 शिप्स को 100 शिप्स एक साइड में और 100 शिप एक साइड में, ऐसे दोनों साइड्स में शिप्स को रखा जाता है और इतने सारे शिप्स के बीच में से लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन का जहाज सी स्नेक धीरे धीरे आगे डीप समुंदर में जाता है। धीरे धीरे लॉर्ड कॉर्लिस का डेड बॉडी रखा हुआ सी स्नेक का जहाज नैरो सी में थोड़ा घुस जाता है और इवेंचुअली उसके अंदर वहां पर थोड़े से होल्स वगैरह दूर से ही मार के किए गए और जैसे जैसे उस मैसिव जहाज में पानी घुसने लगा वैसे वैसे सी स्नेक जैसा मैसिव जहाज डूबने लगता है लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन के डेड बॉडी के साथ में। जैसे ही वो शिप ऑलमोस्ट 75% पानी में गया तभी वहां पर अचानक से एक भयानक काला ड्रैगन चीखते हुए आ गया। ये काला ड्रैगन और कोई नहीं, दिस वॉज कैनिबल। आउट ऑफ नोवेयर ऑलमोस्ट 2.5 years के बाद में कैनिबल अचानक से आसमान में प्रकट हो गया था और वो आसमान में यहाँ वहां पर जोर जोर से चीखने लगा। उसकी भयानक बड़ी काली परछाई देख के सभी शिप्स पे मौजूद सबकी बहुत ही ज्यादा फट गई, बट वो करेंगे भी क्या? कोई भी वहां पर ऐसे ड्रैगन आएगा इस चीज को लेके प्रिपेयर्ड नहीं थे और उसी वजह से सब लोग अपनी जान मुट्ठी में लेके बैठे हुए थे और यही होप में थे कि कैनिबल उनके ऊपर अटैक ना करे। कई सारे सेलर्स ने एकदम डर के पानी में ही जंप कर लिया, बट एक्चुअली कैनिबल ने वैसे किसी को कुछ नहीं किया। काला शैतान कैनिबल यही कुछ 10 से 15 मिनटों तक आसमान में घूमता रहता है और वो वैसे करते करते आसमान में यहाँ वहाँ पर आग मारता है, चीखता है, बट वो कभी भी किसी भी शिप पे अटैक नहीं करता। तो नीचे नैरो सी में सी स्नेक का जहाज डूबे जा रहा था लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन के डेड बॉडी को लेके
और ऊपर आसमान में कैनिबल जोर जोर से चीख रहा था, आंख फेंक रहा था, ऐसा मानो कि कैनिबल वहां पर दुख में था। मे बी वहां पर वो कुछ दर्द में होता है और उसे कुछ चीज सैड लगने लगी थी। जितना टाइम सी स्नेक का जहाज पानी में जाते रहा उतना ही टाइम कैनिबल आसमान में जोर जोर से चीख रहा था। एंड इवेंचुअली जब शाम के समय पे सी स्नेक जैसे बड़े जहाज का आखिरी लकड़ी जैसे ही पानी में पूरी तरह से समा गया, तब उसके बाद में कैनिबल ने एक ऐसी जोर से चीख मारी कि सभी के कान ऑलमोस्ट फटने ही वाले थे। कैनिबल ने वैसे ही एकदम जोर से चीखें मारी, आसमान में उसने आग मारी एंड कैनिबल वहां से निकल गया। ये था कैनिबल का आखिरी अपीयरेंस इन एंटायर सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। हमारे पास कैनिबल को लेके ऐसी बाद में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी बुक में नहीं है। ये कैनिबल का कैमियो एक आखिरी कैमियो रहा। उसने आखिरी बार पूरे वेस्टेरोस को दर्शन दिए और उसके बाद में हम सभी का फेवरेट वाइल्ड ड्रैगन कैनिबल कहां पर गया ये किसी को नहीं पता। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री कि एग्जैक्टली कैनिबल कहां जाता है और उसके साथ में क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होने की वजह से ही इसके रिलेटेड कई सारे थियरीज है जिसमें हम आज नहीं जाएंगे, हम कभी उसके रिलेटेड बाद में कुछ जानते हैं। बट वी शुड डेफिनेटली डिस्कस वन थियरी कि यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के फ्यूनरल में, लॉर्ड कॉर्लिस के अंतिम संस्कार में कैनिबल क्यों आया था। ऐसा क्यों लग रहा था कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के मौत के वजह से कैनिबल दुख में है, वो दर्द में है। तो यहाँ पर कई लोगों के अनुसार कैनिबल कहने के लिए तो वाइल्ड ड्रैगन था, बट मे बी कुछ सालों पहले, मतलब लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन यही कुछ अर्ली 20s में वगैरह थे, मतलब ऑलमोस्ट 50 साल पहले उन्होंने सीक्रेटली कैनिबल को क्लेम किया और उसके वो राइडर बने थे। ये एक थियरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन एक्चुअली कैनिबल के राइडर थे। तो अभी इसके रिलेटेड आपकी अगर कुछ थियरीज है, आपको अगर अपना कुछ एक्साइटिंग फैन फिक्शन यहाँ पे लिखना है अबाउट कॉर्लिस वेलेरियन एंड कैनिबल, देन यू आर वेलकम। वो सभी चीज़ें आप कमेंट्स में लिखिए। नाउ मूविंग ऑन, अभी लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन का देहांत हुआ है, तो अब हाउस वेलेरियन का ड्रिफ्टमार्क का अगला लॉर्ड कौन होगा, ये अभी एक बड़ा क्वेश्चन आ गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ऊपर ऊपर से देखने के लिए काफ़ी सिंपल है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि एलिन वेलेरियन ड्रिफ्टमार्क का लॉर्ड बनेगा। बट एलिन के लॉर्ड बनने के पहले उसे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो अभी एलिन वेलेरियन ड्रिफ्टमार्क का लॉर्ड बनने के पहले उसने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस क्यों किया, एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ, वो सब अगर आपको जानना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वेलेरियन फैमिली ट्री के बारे में क्विकली जानना होगा। तो लॉर्ड कॉर्विन वेलेरियन करके जो थे, उनके 3 बेटे होते हैं और उन 3 बेटों में सबसे बड़ा बेटा कॉर्लिस वेलेरियन था। देन कॉर्लिस वेलेरियन के 2 छोटे भाई थे, एक मिडल वाला भाई और एक यंगेस्ट भाई। इनके कुछ नाम बुक्स में भी नहीं दिए हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ मिडल और यंगेस्ट यहाँ पर लिया है। तो कॉर्लिस इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ कॉर्विन वेलेरियन, देन मिडल ब्रदर एंड देन द यंगेस्ट ब्रदर। तो ये जो कॉर्लिस का मिडल वाला छोटा भाई था, उस भाई का एक बेटा था and he was called as Waymond Velaryon. Our children are bastards! जी हाँ, वही वेमॉन्ड वेलेरियन जिसे डेमन टारगेरियन ने बिहेड किया था। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में ये जो वेमॉन्ड था उसे कॉर्लिस वेलेरियन का छोटा भाई बताया गया था, बट एक्चुअली इन द बुक वेमॉन्ड कॉर्लिस वेलेरियन का नेफ्यू था। मतलब वेमॉन्ड कॉर्लिस वेलेरियन के छोटे भाई का बेटा है। तो ये तो हुआ कॉर्लिस का मिडल भाई के साथ में कनेक्शन। देन आता है यंगेस्ट भाई। तो इस यंगेस्ट भाई के एक्चुअली थे
5 बेटे। इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम होता है सर मैलेंटाइन वेलेरियन, देन आता है रोगार वेलेरियन, एंड देन फिर उन दोनों के नीचे के 3 जो उनके भाई है उनका भी नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इस यंगेस्ट के जो 5 बेटे हैं, ये जो 5 भाई है, इनकी काफ़ी एक्साइटिंग कहानी एक्चुअली डेमन टारगेरियन और रहेनिरा के समय पे ही हो गई थी, बट उस टाइम पे मैंने उनकी कहानी इतनी कवर नहीं की थी। सो लेट्स गो बैक इन टाइम फॉर अ वाइल और उस कहानी को जानते हैं। तो ये जो 5 भाई होते हैं उन्होंने भी एक्चुअली वेमॉन्ड वेलेरियन को सपोर्ट किया था जब वेमॉन्ड ने सीधा किंग्स लैंडिंग के आयरन थ्रोन के दरबार में कह दिया था कि वही असली वेलेरियन है और ये जसेरिस वेलेरियन और लुसेरिस वेलेरियन ये सब बास्टर्ड्स है। तो हमने तभी देखा था कि जैसे ही वेमॉन्ड ने रहेनिरा के बेटे जसेरिस और लुसेरिस को ओपनली बास्टर्ड्स कहा तो डेमन ने उसी समय पर दरबार में उसको बेहेड कर दिया। तो वेमॉन्ड वेलेरियन की तो वहीं पे दरबार में मौत होती है, बट इन 5 भाइयों ने, इन वेमॉन्ड के 5 कजिन्स ने भी उसे सपोर्ट किया था, तो उन्हें भी पनिशमेंट दी जाती है। तो उन 5 में इस मैलेंटाइन, रोगार और बाकी तीनों का जुबान काट दिया गया, उनका टंग निकाला गया और उसके बाद में वो गूंगे हो गए और उसी के वजह से उन सभी को साइलेंट 5 कहने लगे। तो ये जो साइलेंट 5 वेलेरियंस होते हैं उसमें से जो 3 वेलेरियंस जिनका नाम हमें नहीं पता, वो तीनों एक्चुअली बैटल ऑफ द गलेट में मारे गए थे, बट सर मैलेंटाइन और रोगार सरवाइव किए थे। तो ये जो मैलेंटाइन एंड रोगार जो 2 बचे हुए होते हैं, उन्होंने पहले रहेनिरा के बेटे लुसेरिस के खिलाफ बगावत की थी और अभी ये दोनों वापस बगावत पे उतर आए। जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि अभी ड्रिफ्टमार्क का तख्त और एक बास्टर्ड एलिन को चला जाएगा, तो उन्हें वो चीज पसंद नहीं आती। उन्होंने इस बार एलिन के खिलाफ बगावत कर डाली और उन दोनों को वेमॉन के 2 बेटे डेरॉन और डेमियन ने सपोर्ट दिया। तो इन चारों का यही कहना होता है कि दिस गाय एलिन इज अ बास्टर्ड ऑफ हल हुज मदर वाज अ माउस, तो इसे क्यों हम लॉर्ड मानेंगे। ऐसा ही इन चारों का एटीट्यूड होता है और वो प्लान करते हैं कि वो एलिन को कुछ भी करके ड्रिफ्टमार्क का तख्त नहीं लेने देंगे। तो अभी इस चीज के लिए वेमॉन्ड वेलेरियन के ये जो 2 बेटे होते हैं डेरॉन एंड डेमियन, ये दोनों सीधा काउंसिल ऑफ रीजेंट्स के सामने किंग्स लैंडिंग में चले गए और वहां पर उन्होंने अपना ओपिनियन रख के सभी रीजेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि एलिन इज अ बास्टर्ड और उसे ऐसे ड्रिफ्टमार्क का तख्त नहीं देना चाहिए। बट काउंसिल ऑफ रीजेंट्स ने उनका कहना नहीं माना, ये कह के कि एलिन वेलेरियन अभी लेजिटिमेट किया गया है। ही इज नॉट एलिन ऑफ हल एनीमोर, ही इज एलिन वेलेरियन और वही बनेगा ड्रिफ्टमार्क का नया लॉर्ड। तो ये डिसीजन जैसे ही काउंसिल ऑफ रीजेंट्स ने दिया तो डेरॉन एंड डेमियन वैसे काफी डिसअपॉइंट हुए, बट वो क्या ही कर सकते थे। किंग एगोन द थर्ड का डिसीजन वाला सील आ चुका था और उन्हें वो डिसीजन मानना ही था। अगर वो उसके खिलाफ है मतलब वो आयरन थ्रोन के खिलाफ है और उनके इस बगावत के लिए उन्हें सीधा मौत मिल सकती है। तो इसी वजह से डिसअपॉइंट होने के बावजूद वो दोनों भी एलिन से जाके मिलते हैं एंड सरप्राइज एलिन का बिहेवियर उन दोनों के तरफ इतना अच्छा होता है, एलिन का एटीट्यूड इतना फ्रेंडली होता है कि डेमियन एंड डेरॉन दोनों भी एलिन के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एलिन ने कहा कि ड्रिफ्टमार्क का लॉर्ड तो मैं बस कहने के लिए रहूंगा, बट तुम दोनों अगर मुझे साथ देते हो तो हम तीनों मिल के ड्रिफ्टमार्क पे रूल करेंगे। दोनों भी डेरॉन और डेमियन को एलिन का ये बर्ताव उनके तरफ देख के बहुत ही खुशी हुई। एलिन ने तो उन दोनों भाइयों को उनके छोटे छोटे कैसल्स ड्रिफ्टमार्क पे बनाने के लिए एक जगह दे दी और उससे वो दोनों भाई बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने उसी समय पर एलिन के सामने बेंडर नी भी किया।
तो ये तो हुआ डेरॉन और डेमियन का कहानी। बट दूसरे तरफ साइलेंट 5 में जो अभी आखिरी साइलेंट 2 बाकी थे, मैलेंटाइन एंड रोगार, उन दोनों ने वापस स्टुपिडिटी कर डाली। मशरूम ने तो उनके रिलेटेड लिखा ही है, उन दोनों के जुबान से शब्द नहीं निकलते तो उन दोनों ने अपने म्यान में से तलवारों को निकाल दिया। तो मैलेंटाइन एंड रोगार ने एकदम खुलेआम एलिन के खिलाफ बगावत की और उन्होंने ही ड्रिफ्टमार्क के कैसल पर एलिन को मरवाने की कोशिश भी की। बट उनका प्लान बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ और वो दोनों पकड़े गए। जैसे ही छोटा वहां पर बैटल होता है तो उस बैटल में मैलेंटाइन तो मारा गया बट रोगार को पकड़ा गया। डेरॉन और डेमियन का तो मन कर रहा था कि रोगार को भी मार दिया जाए, बट एलिन ने रोगार को वॉल पे भेज दिया। एंड इसके बाद में एलिन वेलेरियन बिकेम न्यू लॉर्ड ऑफ टाइड्स एंड मास्टर ऑफ ड्रिफ्टमार्क। तो जैसे ही एलिन लॉर्ड ऑफ टाइड्स बना तो वो थोड़ा सा अपने हीरोपंती पे उतर आया। जैसे ही वो अभी मास्टर ऑफ ड्रिफ्टमार्क बना तो वो सीधा अपना जहाज लेके किंग्स लैंडिंग में आया और उसने काउंसिल ऑफ रीजेंट्स के सामने अपना एक लेटर देते हुए कहा कि वो दादाजी कॉर्लिस वेलेरियन की जगह लेना चाहता है काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में। जैसे ही ये सब उसने किया तो टाइलैंड, लियोविन, मनकन और पूरे काउंसिल ऑफ रीजेंट्स ने उसके प्रस्ताव को, उसके प्रोपोजिशन को ठुकरा दिया और उसे रिस्पेक्टफुली घर पे जाने का हुक्म दिया। ग्रैंड मास्टर मनकन ने उसे कहा कि एलिन वेलेरियन अभी वैसे काफी छोटा है काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में ओपिनियंस देने के लिए, पूरे वेस्टेरोस के रिलेटेड ओपिनियंस देने के लिए, और उसी वजह से उसे घर पे जाना चाहिए। बट एलिन बहुत ही अच्छा सेलर है, बहुत अच्छा कैप्टन ऑफ अ शिप है, तो जब भी आयरन थ्रोन को उसकी जरूरत पड़ेगी उसको जरूर बुलाया जाएगा। उसी में टाइलैंड लैनिस्टर भी अपना थोड़ा सा मक्खन मार के कहते हैं कि इस समय पर किंग्स लैंडिंग में कुछ शिप्स को बनाया जा रहा है, कुछ शिप्स का कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो उस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो, जिससे तुम्हारा इनपुट वहां पे यूज हो सके और तुम भी उससे कुछ लर्न कर सको। तो एलिन भी इससे थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, बट ऐसे कुछ उसे गुस्सा नहीं आता। वो पूरे काउंसिल ऑफ रीजेंट्स की बात मानता है और वो वहां से निकल गया। बट वो ऐसे ही नहीं जाता, वो जाने के पहले कुछ दिनों के लिए एकदम अच्छी तरीके से मेहमान बन के रेड किप में जरूर रुकता है। वो दिन में शिप्स के कंस्ट्रक्शन का स्टडी वगैरह करता है, बट रात में वो कई बार रेड किप के अलग अलग कमरे में जाते हुए कुछ लोगों ने जरूर देखा। तो रेड किप में रात में एलिन किसको जाके मिलता था वो सब आपको बाद में पता चलेगा ही। अभी के लिए बस इतना ही जान लो कि लॉर्ड ऑफ टाइड्स एलिन वेलेरियन अपने कैसल ड्रिफ्टमार्क पे कुछ ही टाइम में चला गया। एनीवेज, आखिरी पार्ट में हम एक अभी बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। तो लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन का एक सैड डेथ हमने इस एपिसोड में जाना, बट अभी उनके जाने के बाद में काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में अभी बहुत ही कम लोग हो गए थे, तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए किसी ना किसी को वहां पे लाना जरूरी था। तो एक नए लॉर्ड को काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में लाया गया एंड इसका नाम है लॉर्ड ऑफ स्टारपाइक, लॉर्ड ऑफ डस्टनबरी, लॉर्ड ऑफ व्हाइट ग्रोव, लॉर्ड अनविन पेक। द मैन, द मिथ, द कंस्पिरेटर इज हियर। और ये सब मैंने उसको क्यों कहा, ये जानना है तो आपको आगे की स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड लॉर्ड्स एंड लेडीज। अभी अंडर द रीजेंट सागा में लॉर्ड अनविन पिक के कुछ डेंजरस जलवे शुरू होने वाले हैं और उसके कहानी के अच्छे एपिसोड्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल आइकॉन बिकॉज आपका कोई एपिसोड मिस ना हो। सो लॉर्ड्स एंड लेडीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आई विल सी यू ऑल in the next one.